गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम वैदिक सभ्यता को पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को किस चीज़ों को पढ़ चुके हैं हम, कि आर्य कौन थे और आर्य कहाँ से आए थे, और भारत में आकर आर्य कहाँ निवास किए। सब सिंधु प्रदेश, मैंने बताया था सब सिंधु प्रदेश किस प्रदेश को कहते हैं वर्तमान में। आप पंजाब का इलाका जो है, सिंधु, झेलम, रावी, घाघरा, ये जो क्षेत्र है नदियों का, उसे सब सिंधु प्रदेश कहते हैं। और आए कहाँ थे? मैक्स मुलर की थ्योरी मैंने बताई थी। मैक्स मुलर ने थ्योरी दी थी और कुछ एक तरीके से आर्कोलॉजिकल साइट्स पे कुछ एक तरीके से अभिलेख मिले थे। एक अभिलेख था बोझो लोकी करके कोई अभिलेख था। फिर आपको बरियल डेड बॉडी से एक तरीके से क्लोनिंग मैच की गई थी, वो चीज़ें थी। वहाँ से मैक्स मुलर की थ्योरी एक तरीके से एक्सेप्ट की गई कि जो आर्य जो थे मध्य एशिया से आए होंगे भारत में। वैदिक काल में मैंने चीज़ें मैं रिविजन करा रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे आ जाऊँगा। मैंने दो चीज़ें बताई थी वैदिक काल में। एक था आपका ऋग्वैदिक, ठीक, ऋग्वैदिक था, मैं नॉर्मली लिख दे रहा हूँ ऋग्वैदिक। एक था उत्तरवैदिक, उत्तरवैदिक को भी पढ़ाऊंगा। ये टाइम डिवीजन को आप लोग कंफ्यूज मत होइए। इसका टाइम पीरियड जो है 1500 से 1000 बीसी, ठीक। उत्तरवैदिक काल का जो टाइम पीरियड है, आप यहीं से देखेंगे मगध का उत्थान 600 बीसी के बाद आप द्वितीय नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जनपद से महाजनपद कैसे बना, आप देखेंगे इस समय इसके समाज में आप लोगों ने क्या क्या चीजें दी। समाज था, धर्म कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, और एक तरीके से इकोनॉमी कैसी थी, ठीक, सारी चीजें थी। तो मैंने समाज में बताया कि इसका समाज एक तरीके से आप देखेंगे कर्म के आधारित पे विभाजित था। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। एक तरीके से हमने 4 चीज़ों को उसमें बताया था, जिसमें आप लोगों ने 10वें मंडल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे डिवीजन है, पुरुष सूक्त में बताया गया है। डिवीजन इन द सेंस कैसे वर्ण व्यवस्था को विभाजित किया गया कर्म के। आप देखेंगे कि ब्राह्मण यानी ज्ञानी उस समय, मतलब कि अब जाके जो हम उत्तरवैदिक काल में जो चीज़ें पढ़ेंगे कि जो हमारा वर्ण व्यवस्था था एक तरीके से कर्म के आधार पर डिवीजन न होकर वो एक तरीके से आप देखेंगे जन्म के आधार पर हो गया, जन्म आधारित। वो दोनों में अंतर, वर्ण व्यवस्था देखिए अच्छा है, लेकिन वर्ण व्यवस्था वर्तमान जो वर्ण व्यवस्था हम जाति और धर्म के आधार पर जो चीजें बट गई हैं वो चीजें देखिए थोड़ी सही नहीं है। हम इसमें अपना टिप्पणी नहीं देंगे, आदमी अपने से सोच सकता है कि क्या चीजें सही थी पहले और क्या वर्तमान में चल रहा है, ये चीजें थी। तो देखिए समाज में मैंने बताया था डिवीजन, ब्राह्मण बताया, क्षत्रिय बताया, वैश्य बताया, शूद्र बताया। तो ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञानी, जो ज्ञानी था वो ब्राह्मण कहलाया, ठीक। क्षत्रिय योद्धा वर्ग जो मतलब जो लड़ने के काबिल थे उस चीज के लिए, उनको क्षत्रिय बोला गया, जो रक्षा करते थे। वैश्य कौन थे? वैश्य थे व्यापारी, व्यापार तो होता ही था, व्यापारी थे। और जो कृषक और दास, कृषक और दास एक तरीके से क्षुद्र कहलाए। देखिए क्वेश्चन पूछता है इसमें, यूपी पीसीएस या यूपी मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मतलब कि एक तरीके से क्या ऋग्वैदिक पीरियड में, उत्तरवैदिक नहीं, ऋग्वैदिक काल में क्या दास हमें देखने को मिलते हैं? हमें एक तरीके से ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, कई ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, मिलता तो जरूर है, लेकिन अपने निजी कार्यों के लिए दास। एक तरीके से सार्वजनिक रूप से हमें दास का मतलब कोई उल्लेख नहीं मिलता। निजी कार्यों के लिए दास अवेलेबल थे, मतलब उपस्थित थे उस समय। दास और कृषि जो क्षुद्र में आ गए, ये चीजें थी। मैंने धर्म बताया था कि एक तरीके से धर्म इस समय भी क्या था, प्रकृतिवादी धर्म अवधारणाएं प्रचलित थी। इन द सेंस आप देखेंगे तो अब देखेंगे उपासना की जो पद्धति थी, आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। एक होता है, 2 चीजें मैंने आपको सिंधु सभ्यता में बताया था कि एक होता है नेचुरलिस्टिक गॉड, एक होते हैं मेटेरियलिस्टिक। तो इस समय की उपासना की पद्धति नेचुरलिस्टिक या प्रकृतिवादी पूजा के एक तरीके से झुकाव ज्यादा था। इन द सेंस आप देखेंगे सूर्य की पूजा होती थी, अग्नि की पूजा, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंस आप देखेंगे इंद्र थे, ठीक है, जिनका आप ऋग्वैदिक में उल्लेख आप पढ़ेंगे, आगे बताऊंगा 250 बार इनको ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। सोमवेद थे। तो इकोनॉमी देखिए कहती थी, इकोनॉमी इसमें नॉर्मली थी। आप जानते हैं कि इसमें आयरन का खोज हुआ नहीं था। कृषि था, लेकिन कृषि उतने व्यापक रूप से नहीं था। पशुपालन था एक तरीके से, और एक तरीके से अर्थव्यवस्था में आप देख रहे हैं कि एक मुद्रा प्रचलित थी। पूछ देता है कभी कभी, लोग कंफ्यूजन होते हैं। अगर क्वेश्चन कभी पूछे कि वैदिक सभ्यता में कौन कौन सी मुद्राएं प्रचलित थी, एक आपका निष्क था, एक था शतमान। ये तो ऋग्वैदिक, ये तो एक तरीके से ऋग्वैदिक काल में प्रचलित है। शतमान आप आगे पढ़ेंगे, ये मुद्राएं उत्तरवैदिक काल में प्रचलित है। क्वेश्चन पूछता है, अगर क्वेश्चन पूछे वैदिक सभ्यता में कौन सी मुद्राएं प्रचलित थी, ये, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे ऋग्वैदिक काल में कौन सी मुद्राएं प्रचलित थी, तो आप निष्क लगाइएगा, ठीक। ये चीजें हैं, तो यही चीजें थी। उसके बाद मैं उत्तरवैदिक काल को पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैंने इसके धर्म और एक तरीके से मैंने 2 चीजों को
अभी मैंने समाज बता चुका हूँ इसका, ठीक। इसके बाद मैं राजनीति बताता हूँ। राजनीति क्या थी उस समय? राजनीति इन द सेंस आप देखेंगे राजा कैसे चुने जाते थे। पार्षद में जो पार्षद होते, वर्तमान में जो परिषद होते, उससे कई समितियां बनती थी, उससे चुने जाते थे। अभी तक देखिएगा तो मोनार्ची जिसे बोले राजतंत्र विकसित नहीं था, ठीक है। राजतंत्र इससे आप समझते हैं मतलब कि पूरी स्रोत या शक्ति का स्रोत राजा के हाथ में था ना। उसमें नियमित कर संग्रह व्यवस्था थी। नियमित कर संग्रह व्यवस्था का मतलब कोई एक तरीके से कर प्रणाली या एक तरीके से उत्तरवादी काल में आप देखेंगे नियमित कर प्रणाली विकसित हुई धीरे धीरे। उसके लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए, मैं आगे बताऊंगा कौन से अधिकारी, तो बहुत इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी और यूपीपीसी दोनों में। मेरे हिसाब से 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था उससे। तो राजनीति है। उसके बाद मैं बताऊंगा अर्थव्यवस्था के बारे में बताऊंगा। अर्थव्यवस्था कैसी थी आप जानते हैं इस समय अर्थव्यवस्था क्या थी? पशुपालन अर्थव्यवस्था थी। कृषि व्यापक रूप से उतनी विकसित नहीं थी। एक तरीके से आप देखेंगे नियमित कर संग्रह व्यवस्था नहीं थी, विकसित नहीं थी उतनी। और एक तरीके से गायों का बहुत एक तरीके से अर्थव्यवस्था में इनके गायों का बहुत महत्व था। मतलब कि इस समय एक तरीके से ऋग्वेदी आर्य, तो एक तरीके से आप देखेंगे इस पीरियड में एक तरीके से युद्ध तो होते, छोटे मोटे युद्ध तो होते थे, लेकिन बड़े युद्धों का हमें प्रमाण नहीं मिलता। और युद्ध किसके लिए होते थे? गायों के लिए होते थे। जैसे कोई गाय किसी की, वर्तमान समय आप देखेंगे कोई किसी की गाय लेके चला जाता, उस समय गाय बहुत प्रिय थी। इसीलिए आप देखेंगे गविष्ठ जिसको बोलते हैं वो चीजें आप देखेंगे। उसके बाद आप मैं धर्म बताता हूँ इसका, ये चीजें मैंने समाज बता चुका हूँ। अब राजनीति और अर्थव्यवस्था और धर्म के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग राजनीतिक व्यवस्था पढ़ते हैं। आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? तो मैंने रिवीजन करते समय मैंने बताया कि वैदिक समाज एक कबीलाई समाज था। कबीलाई इन द सेंस छोटे छोटे कबीले में लोग बटे हुए थे, ठीक है। अब फिर वैदिक समाज में वर्ण विभाजन जो था कर्म के आधार पे था, कर्म जन के आधार पे नहीं। यही देखिए दो मतलब बड़े डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। एक डिफरेंस ऋग वैदिक में उत्तर वैदिक में यह है कि ऋग वैदिक में जो एक तरीके से हमारा वर्ण व्यवस्था था कर्म के आधार पर था। जैसे मैंने बताया कि जो ज्ञानी व्यक्ति होंगे उन्हें ब्राह्मण कहा गया एक तरीके से, और जो क्षत्रिय योद्धा जो थे उन्हें क्षत्रिय बोला गया, जो मतलब युद्ध कर सकते थे। तो ये चीजें हैं। और संस्कृत आपको मालूम है कि एक तरीके से आर्यों की संस्कृत हमारी एक प्रमुख भाषा, पुरानी सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। यह आर्यों की ही देन है। संस्कृत भाषा सबसे प्रमुख भाषा थी उस समय। और राजतंत्र अभी विकसित नहीं था। राजतंत्र मोनार्ची जिसको बोलते हैं, राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र। जैसे कि वर्तमान में क्या डेमोक्रेसी है, जनता का शासन है, उस समय राजा मतलब कि सारी एक तरीके से प्रशासनिक शक्ति हो गई जितनी भी, उसमें राजा में निहित होती थी, उसे राजतंत्र है। आप देखेंगे राजतंत्र विकसित नहीं थी। राजतंत्र विकसित होने का मतलब है स्टैंडिंग आर्मी आएगी, इकोनॉमी में ग्रोथ होगा और सामाजिक परिवर्तन होंगे, सारी चीजें होंगी। राष्ट्र का विभाजन अब देखिए कैसे हुआ था। कुल सबसे छोटी इकाई जिसको बोलते हैं कुल, कुल का मतलब होता है कुलप, ठीक। ग्राम, ग्रामीण, एक तरीके से तो ग्रामीण सभ्यता भी बोल सकते हैं क्योंकि एक तरीके से कबीलाई समाज थे, ग्रामीण लोग थे। शहर में जैसे कि आप कंपैरिजन देखिए सिंधु सभ्यता में तो देखेंगे आप नगर नियोजन काफी सुव्यवस्थित मिली होगी आपको। एक तरीके से नगरी सभ्यता बोलते हैं, लेकिन इसको एक तरीके से नगरी सभ्यता का मतलब नहीं कहा गया इसको, ठीक है। विस, विस का मतलब होता है विस्पति, ठीक। जन का मतलब जनपति, राष्ट्र। इस चीजों को पूछ देता, कभी कभी रीअरेंज करने के लिए दे देगा। नॉर्मली दे देगा 20 ग्राम, इसको बोल देगा कि रीअरेंज करिए, कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र। ये सबसे छोटी इकाई, मैंने सही लिखा है वैसे, जैसे कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र, इसीलिए मैंने सीरियल वाइज चीजों को लिख दिया है। और राजा का जो चयन होता था, राजा कंफ्यूज मत होइए कि इसमें राजा कहाँ से। राजा का मतलब कि अगर कोई कबीले का भी अगर एक तरीके से सबसे प्रमुख व्यक्ति को अगर कोई चुन रहा है तो उसको एक तरीके से राजा की उपाधि दी जाती है। तो परिषद द्वारा जो राजा का चयन होता था, कौन कौन से परिषद थी? सभा, समिति, विदत और गण। मैंने इनके बारे में बताया था कि महिलाएं किस किस में भाग ले सकती थी, सभा और विदत में, ठीक है। समिति और गण में नहीं ले सकती थी। आप वही देखेंगे उत्तरवादी काल में जब पढ़ाऊंगा तो सभा और समिति का अस्तित्व खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति मतलब कि खराब हुई। एक तरीके से उनसे राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए। छीने क्या गए, एक तरीके से उस समय का समाज जो रहा हो, जिसमें जो सामाजिक कारण जो भी हो, वो चीजें उसके हिसाब से वो चीजें ढल गई। राजा के मंत्री परिषद में 12 लोग थे जिन्हें रत्नी कहा जाता। क्वेश्चन पूछ देता है कि रत्नी, और कुछ रत्नियों के नाम थे, जैसे आप देखेंगे कुलप ले सकते हैं, स्पष्ट ले सकते हैं। स्पष्ट का मतलब गुप्तचर। पूछ देता है कि उत्तरवैदिक काल में स्पष्ट का मतलब क्या था, कुलप का मतलब क्या था, ग्रामीण का मतलब क्या था, ये सब सारी चीजें। इन चीजों को नोट करिए, मैं 12 मंत्रियों को भी लिखा देता हूँ। तो आइए हम 12 रत्निन के बारे में पढ़ लेते हैं। जो मैंने बताया कि राजा के मंत्री परिषद में 12 रत्निन हुआ करते थे। और इसका मतलब ये कहाँ इसका एक तरीके से कोई भी चीज है तो उसका सोर्स कहाँ से है, कहाँ से हमें पता चला? शतपथ ब्राह्मण,
ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ मैंने बताया था उसकी रचना क्यों की गई। वेद बहुत ही टफ लैंग्वेज में लिखे हुए थे, आम जनमानस को समझाने के लिए हमें ब्राह्मण ग्रंथों की रचना करनी पड़ी। हमें क्या, हमारे पूर्वजों को करनी पड़ी। तो इसमें कौन कौन थे? पुरोहित जिसे पुजारी बोलते हैं, सेनानी सेना अध्यक्ष, ग्रामीण, सूत, पूरब, कुलप, मुखिया, रथकार, उग्रजीव सभा जिसे पुलिस अधिकारी बोलते हैं, स्पष्ट। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गई बार, स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब गुप्तचर, शायद मैंने, हाँ गुप्तचर, ठीक है। और इस समय आप देखेंगे दो चीजें और मिलती है, क्या? न्यायाधिक, जो एक तरीके से न्यायाधीश बोले या न्यायाधिकारी बोले, एक तरीके से आपको दो न्यायाधिकारी या न्यायाधीश देखने को मिलते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक थे मध्यमीश और एक थे मध्यमीना, मध्यमीश और प्रश्न विनाक। ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। आइए हम पढ़ लेते हैं आर्यों की अर्थव्यवस्था क्या थी। अर्थव्यवस्था में आप जानते हैं कि एक तरीके से पशुचारण और दूसरी आप देखें तो कृषि, ये प्रमुख थी, ठीक। नियमित कर व्यवस्था नहीं थी, कबीलाई समाज था, कोई स्टैंडिंग या स्थायी सेना नहीं थी, ठीक। नियमित कर व्यवस्था। गाय, गाय प्रिय थी, ठीक, जिसको गविष्ठी भी बोलते हैं, ठीक। और इस समय आप देखेंगे तो तांबा प्रचलित था, जिसे अयस कहते हैं, पूछ देता कभी कभी। नॉर्मल थी अर्थव्यवस्था, पशुचारण अर्थव्यवस्था थी, कृषि अर्थव्यवस्था से नियमित कोई कर व्यवस्था नहीं थी। गाय प्रिय थे, गायों के लिए एक तरीके से गविष्ठी जो बोलते हैं। तांबा प्रचलित था जिसे अयस कहते थे, ठीक है। अब आइए इसके बारे में, आर्यों के धर्म के बारे में हम पढ़ते हैं, या ऋग्वैदिक पीरियड के धर्म के बारे में पढ़ते हैं हम। ऋग्वैदिक पीरियड का धर्म कैसा था? मैंने बताया कि प्रकृतिवादी अवधारणा से प्रभावित थे। बौद्ध धर्म एक तरीके से बौद्ध धर्म पर आधारित था। बौद्ध धर्म का मतलब होता है, आप देखेंगे कि इसमें जो मुख्यतः भगवान थे या जिसकी उपासना की जाती थी वो तीन तरीके से बटे हुए थे। एक थे अंतरिक्ष के, ठीक, एक थे आपके आसमान के या वायु बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं पृथ्वी। इसमें डिवीजन कैसे? अंतरिक्ष में आप चले जाइए, अंतरिक्ष के देवता। आसमान में आप चले आइए, एक तरीके से इंद्र ले लीजिए, पवन वायु ले लीजिए। पृथ्वी पे अगर आप लेंगे तो अग्नि ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे। ये चीजें थी बटी हुई, तो इन चीजों को मैं नोट कराता हूं तब तक। तो आइए दोस्तों, वैदिक काल के धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने बता रहा था कि वैदिक काल का जो धर्म था प्रकृतिवादी अवधारणा से प्रभावित था। प्रकृतिवादी अवधारणा मैंने बताया कि अंतरिक्ष के देवताओं की पूजा होती थी। जैसे उसमें से आप लेंगे इंद्र थे, एक तरीके से आप वायु को ले सकते हैं, पवन देव को ले सकते हैं, एक तरीके से जो भी था। और अग्नि, पृथ्वी में अगर आप आएंगे तो अग्नि देव को ले सकते हैं, जो कि एक तरीके से मीडिएटर का काम करते थे। इस समय यज्ञ तो प्रचलित ही थे। वो करते क्या थे कि मतलब एक तरीके से अगर यज्ञ के थ्रू अगर कोई चीज अगर चढ़ाना हो या भगवान के पास भेजनी हो, एक तरीके से जो अवधारणा प्रस्तुत की जाती थी, मतलब कोई अगर यज्ञ में कुछ चढ़ावा चलता है तो अग्नि के थ्रू भगवान के पास चला जाता है, ये चीजें थी। तो हमें सबसे प्रमुख जो ऋग्वेद में मिलते हैं इंद्र, जिनको देवरायण भी उस पर बोला गया है। इनका उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार मिलता है, ठीक। सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं ऋग्वेदिक काल में। क्वेश्चन पूछेगा सबसे प्रमुख कौन है, ठीक, ये है सबसे प्रमुख देवता। उसमें भी कुछ और देवता हैं, जैसे अग्नि हो गए, एग्जाम्पल के तौर पे अग्निदेव हैं। एक तरीके से वरुण देव का उल्लेख अगर हम लिख दें सबसे प्रमुख दूसरे हैं तो वरुण ले लीजिए। 200 बार इनका उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन पूछता है, वरुण देव हो गया, फिर अग्नि हो गया, मीडिएटर का काम करते थे। मध्यस्थ लिख दिया मैंने। उसके बाद सावित्री हैं, अगर महिलाओं में सावित्री हैं, जो कि एक तरीके जिनको गायत्री मंत्र समर्पित है, सावित्री हो गया एक तरीके से। ये देवी देवता थे।
एक तरीके से इसमें एक कहावत प्रचलित है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले लोग जैसे कि हिंदू में हैं, लेकिन एक्चुअल में मतलब 33 कोटि का मतलब होता है उनमें 33 देवताओं को पूजा जाता है। 33 देवताओं में कुछ प्रमुख देवता है, कोई बड़े देवता हैं, कुछ छोटे देवता है, कुछ प्रमुख है, उसमें कुछ गॉड हैं, ये देवता। 33 करोड़ का मतलब लोग गलत समझ लगते हैं। 33 देवी देवताओं को पूजा जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से, ये था एक मिथ है, लोग 33 करोड़ बोल देते हैं। तो ये चीजें हैं। उसके बाद ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें कुछ बहुत प्रमुख है नहीं धर्म में। ये इंद्र भगवान के बारे में पूछेगा। देवरायण और ऋग्वेद में कितनी बार इसका उल्लेख मिलता है, और एक तरीके से वरुण देव के बारे में कितनी बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, 200 बार। अग्नि मध्यस्थ का काम करते थे, इसमें एक सावित्री आप लिख लीजिए। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको नहीं आ रहा है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं बगल में लिख देता हूँ इसको। सावित्री, जिनको गायत्री मंत्र समर्पित है। ठीक किया है। इसके बाद मैं उत्तरवैदिक काल को पढ़ाता हूँ, ये नोट कर लीजिए। तो आइए हम उत्तरवैदिक काल को पढ़ते हैं। उत्तरवैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1000 से 600 बीसी, इसी समय आप देखेंगे आयरन या लोहे की खोज हुई थी। इसीलिए आप देखेंगे इन दोनों के समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। बहुत ही कृषि व्यापक रूप से होने लगी, अर्थव्यवस्था बदली, समाज बदला, राजतंत्र धीरे धीरे जन्म लेने लगा। एक तरीके से जनपद का धीरे धीरे कहीं कहीं आपको जनपद देखने को मिलेंगे, जैसे अंग हो गए, एक तरीके से चंपा हो गए, मगध हो गया। मगध था लेकिन मगध से लोग अवगत नहीं थे। मगध वर्तमान में उस टाइम पीरियड में स्थित था, लेकिन वो लोग परिचित नहीं थे। इसी में आप देखेंगे काशी था जनपद, एक तरीके से जो भी था, बाद में जाकर वो महाजनपद नहीं भी बना। आप देखेंगे जो भी जनपद थे इसमें मतलब कई राजाओं को देखेंगे, आप आगे पढ़ाऊंगा इन चीजों में। तो उत्तरवैदिक काल, इसका प्रारंभिक चरण 1000 से 600 बीसी के बीच माना गया। ठीक, हर चीजें इसमें। सबसे बड़ी बात आती है कि इसका एक तरीके से उत्तरवैदिक काल में, या जो वैदिक काल के जो ऋग्वैदिक पीरियड में, उन लोग का एक तरीके से मूल स्थान क्या था, सब सिंधु प्रदेश था। एक तरीके से आप देखेंगे उत्तरवैदिक काल में ये गंगा और यमुना के क्षेत्र में आए। ठीक, गंगा और यमुना के क्षेत्र में आ गए। मैं लिखा देता हूँ इस चीज को। एक पॉइंट नोट करिएगा इसको, इनकी भौगोलिक स्थिति सब सिंधु प्रदेश न होकर अब गंगा और यमुना का क्षेत्र हो गया, मतलब ये आगे की तरफ बढ़े। अब सबसे बड़ी बात, इनका स्रोत क्या क्या था, मतलब इनके बारे में पता कहाँ से चलता है। आप पढ़ेंगे कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आप उसमें पढ़ेंगे शतपथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। एक तरीके से ऐतरेय के बारे में पढ़ेंगे, ऐतरेय ग्रंथ, सब ब्राह्मण ग्रंथ है ये। तो ये चीजें थी। उत्तरवैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी 1000 बीसी में। इनकी भौगोलिक स्थिति, गंगा और यमुना का क्षेत्र कहें या मैदान बोले। स्रोत क्या क्या है, इनके बारे में पता कहाँ से चलता है। एक शतपथ ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ ही है, एक ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, और एक अथर्ववेद है। ठीक, अब मतलब कि एक तरीके से इनको इन तरीके से उत्तरवैदिक काल में इनके निवास स्थान के हिसाब से इनका विभाजन किन किन क्षेत्रों में था, मतलब इनका विभाजन 3 क्षेत्रों में विभाजन था इनका। मैं लिखा देता हूं इसको।
मैं इधर से और लिखता हूँ। उत्तरी भाग जिसे आर्यावर्त भी बोलते हैं और वह राज्य। मध्य भाग को मध्य देश बोलते हैं। और दक्षिणी भाग को भोज्य। आप आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ये चीजें हैं। ये तो इनका एक तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट था कि मतलब ये कैसे इंडिया में, फिर ये कैसे आगे बढ़े, गंगा यमुना के मैदान की तरफ बढ़े। मतलब इनका विभाजन 3 क्षेत्रों में हो गया। फिर उत्तरी भाग में आर्यावर्त, मध्य भाग में, दक्षिण भाग मतलब दक्षिण की तरफ भी इनका विस्तार हुआ। लोहे का आविष्कार तो हो गया। फिर देखेंगे कृषि में अंतर आया, समाज में अंतर आएगा, अर्थव्यवस्था में अंतर आएगी। इसके बाद इनके हम सामाजिक पहलू को कुछ पढ़ते हैं। इसके बाद हम राजनीति पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। तो इनका समाज क्या था? सबसे बड़ी बात है, समाज में परिवर्तन तो होगा, मूल रूप परिवर्तन तो होगा। परिवर्तन इस प्रकार हुआ कि जैसे कि लोहे का मतलब आयरन की जब खोज हुई तो एक तरीके से कृषि पद्धति विकसित हुई। कबीलाई समाज अब धीरे धीरे राजतंत्र में बदलने लगी। मतलब कि राजतंत्र धीरे धीरे मतलब विकसित होने लगा। अब कुछ सभा और समिति का अंत हुआ। सभा समिति समाप्त हो गई। सबसे मुख्यतः महिलाओं की स्थिति इस काल में दयनीय थी। मतलब कि पहले क्या था कि एक तरह की सभा और विदत में शायद हिस्सा ले सकती थी, लेकिन इस काल में उनको ये राजनीतिक अधिकार जो थे उनसे छीन लिए गए। और वैसे बोल रहे हैं शूद्रों के भी इस तरह के एक तरीके से स्थिति जो थी खराब हुई। मतलब कि ऋग्वेद, मैंने शुरू में बताया था कि एक होता है ग्राफ जैसे होता है। मैंने अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं ऐसे बता देता हूँ कि जैसे अगर ये चीज अगर ऐसे स्टार्ट हुई, जैसे ये ऋग्वेद पीरियड में तो ऐसे जा रहा है, ठीक ऐसे जा रहा है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो ये धीरे 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 ये ऐसे डिक्लाइन में जाने लगा। इसमें क्या थी, महिलाओं की स्थिति सही थी। अब क्या महिलाओं की स्थिति, हर चीज डेवलपमेंट तो हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन सामाजिक पहलू पे अगर बात करें तो एक तरीके से डिक्लाइन जा रहा था, पतन की तरफ। महिलाओं पतन नहीं बोल सकते, महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई। राजनीतिक अधिकार उनसे छीन लिए गए। एक तरीके से यज्ञ में भाग नहीं ले सकती थी। जैसे कि आप देखेंगे वैदिक काल में महिलाएं अपने एक तरीके से पतियों के साथ मतलब कुछ चीजों में जो मुख्यतः उसमें जो उसमें वर्तमान में प्रचलित थी उन चीजों में भाग ले सकती थी, लेकिन इस समय ये अधिकार इनसे छीन लिए गए थे। तो आइए कुछ इसके सामाजिक पहलू को लिख लेते हैं। तो आइए कुछ समाज में कुछ पॉइंट और रह गए तो उसको पढ़ लेते हैं हम। जैसे मैं बता रहा था कि महिलाओं की स्थिति इस काल में उतनी अच्छी नहीं रही जैसे कि ऋग्वैदिक काल में हमें देखने को मिलती है। उन्होंने संपत्ति में राजनीतिक अधिकार खो दिया। मतलब सभा और गढ़ में जो भाग लेती थी महिलाएं, वो चीजें खो दी। अपने पतियों के साथ जो कुछ यज्ञों में भाग लेती थी उन्होंने वो अधिकार खो दिए, ठीक। लेकिन ये सब चीजें लोग पूछते हैं कि अगर यार नॉर्मली अगर कहते इसका सोर्स क्या है, मतलब इसमें कहाँ देखने कहाँ लिखा गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन बनता है कि मतलब कि कहाँ से ये इसका सोर्स क्या है, मतलब ये जो चीजें लिखी गई है ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा गया है। उस समय कुछ नवीन अवधारणाओं का उदय हुआ, ठीक। कौन कौन से? आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे, ठीक, जो कि जाबलो उपनिषद में आपको देखने को मिलती है। संस्कार व्यवस्था जिसमें कि 16 संस्कार हैं, उपनयन संस्कार, जो भी चीजें आप पढ़ेंगे उसके बारे में। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से? आप लोगों ने अपने घर में सुना होगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक। अपने पापा या मम्मी या किसी से भी भैया लोग से आप लोगों ने सुना होगा। वो उसकी शुरुआत क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो 4 पुरुषार्थ या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मतलब कि ये किस पीरियड में स्टार्ट हुई, मतलब कि ये अवधारणाएं जो थी तो उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। इस समय कुछ महिलाएं भी प्रसिद्ध थी। कौन कौन सी? गार्गी थी, गंधर्व थी, एक तरीके से मैत्रेय थी। कुछ महिलाएं प्रमुख जो एक तरीके से, जैसे उस समय मैंने बताया था वैदिक काल में विश्वारा के बारे में बताया था। वैदिक काल की कुछ प्रमुख महिलाएं कौन कौन थी? गार्गी, गंधर्व, ग्रहिता और मैत्रेयी, ठीक। पूछ देता है क्वेश्चन हमेशा कि ये किस काल से डिनोटेड है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है, ठीक है। ये चीजें नोट करिएगा। अब इसके बाद राजनीतिक व्यवस्था क्या थी उसमें। तो राजनीतिक व्यवस्था एक तरीके से आप देखेंगे कि मैंने एक चीज बताया कि मतलब कि जो चीजें थी एक तरीके से राजनीतिक अधिकार लोगों ने खो दिए। शूद्र और महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकार खो दिए।
एक तरीके से राजनीतिक व्यवस्था में 4 चीजें बट गई। प्रशासन, या प्रशासन तो नहीं बोलेंगे एक तरीके से उसको, जो राज्य थे 4 भाग में बट गए। उत्तरी, इसे मैं बता दे रहा हूँ नॉर्मली, और एक दक्षिण जिसको भोज बोलते हैं। ये ईस्ट है जिसको साम्राज्य, जो कि आप पढ़ेंगे मगध में कि सम्राट अशोक। अशोक क्यों? क्योंकि वो पटना के इधर ईस्ट के साइड पड़ता, मगध का क्षेत्र जो भी है। एक है वेस्ट, ठीक, वैराज, गुजरात का क्षेत्र जो है, वैराज बोलने, सॉरी, वैराज यहाँ पे है। इसको स्वराज्य बोलते हैं, ठीक, स्वराट बोल सकते हैं इसको, लिख सकते हैं इसको। ये चीजें थी। तो ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अगर समझ में अगर कोई दिक्कत या डाउट अगर होती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताया करिए। ये लेक्चर सीरीज में चल रही है। इसके बाद राजनीतिक अधिकार को मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं अर्थव्यवस्था, और उसके बाद मैं धर्म को पढ़ा के इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसको कराने के बाद मैंने बोला था कि मैं मगध को पढ़ाऊंगा कि मगध का उद्धान कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि बौद्धिज्म और जैनिज्म को पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो 600 BC की चीजें पहले से ही है। तो मतलब है तो दोनों समाकलीन एक तरीके से, लेकिन मैं एक तरीके से बौद्ध और जैनिज्म को पढ़ाने के बाद मगध के उत्थान को पढ़ाऊंगा, तो चीजें आप मतलब क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आप देखेंगे बौद्ध और जैनिज्म में ही आपको कई ग्रंथ उसमें, जैसे कि बौद्ध ग्रंथ है या जैनिज्म ग्रंथ है, उसमें आपको देखने को मिलेगा महाजनपद, 16 महाजनपदों का नाम उसमें मिल जाएगा, सारी चीजें उसमें मिलेंगी। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। गार्गी और गंधर्व, ग्रहिता और मैत्रेय। और एक तरीके से ऋग वैदिक में कौन कौन सी थी? विश्वारा, अपाला, घोषा, ये जो महिलाएं थी वो चीजों को आप लोग नोट कर ले। पूछता कि कौन सी महिला किस काल से संबंधित है। हालांकि आप जान रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही। ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गई। चलते हैं तब दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।